गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम ये 8 क्लास का सिविक्स का फर्स्ट लेसन रीड कर रहे हैं। लेसन का नाम है हमारा भारतीय संविधान। तो हमारा टॉपिक हो गया था बेटा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपसे बता दिया था। तो जो आज की हमारी हेडिंग है बेटा वो है भारतीय संविधान और मुख्य लक्षण। तो 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी 20वीं जब सदी थी बेटा कि 20वीं सदी तक आते आते यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीयों ने यानी जो राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने देशभक्ति की जिनके अंदर भावना भरी हुई थी और स्वतंत्र हमारा देश हो गया था, तो राष्ट्रवादियों ने इस बात पर विचार किया कि जब अब हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ है और इसको किस प्रकार से यानी किस प्रकार यानी विकसित करना चाहिए या किस प्रकार इसका उत्कर्ष करना चाहिए। तो ये विचार यानी लोगों के मन में उत्पन्न हुआ कि स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ा था वे उन्होंने खुद बनाए थे। यानी ब्रिटिश शासन था बेटा, जब जो भी नियम भारतीयों को मानने पड़े थे वे भारतीयों द्वारा बनाए गए नियम नहीं थे, वे अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाए गए नियम थे, इसलिए भारतीयों को वे नियम मानने पड़ते थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि बेटा ब्रिटिश शासन के तहत यानी ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों को बहुत ही कठिन नियमों से जूझना पड़ा था और वे चाहते थे कि अब हमें अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए यानी एक लोकतांत्रिक यानी यहाँ पर शासन होना चाहिए, यानी जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले, उनमें से प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। ऐसा होता है लोकतांत्रिक देश। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। यानी लोगों के राष्ट्रवादियों के मन में ये विचार तो उत्पन्न हो गया था कि लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों, यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। इसके लिए 300 लोगों ने बेटा, ये आपने याद भी रखना है कि 300 लोगों ने बेटा इसमें योगदान दिया और 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य जो 300 लोग थे बेटा, 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी उसमें 300 लोगों ने भागीदारी निभाई। और भावी का अर्थ होता है बेटा आने वाली पीढ़ी, यानी भावी संविधान यानी आने वाले संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा में बैठ के हुई। यानी संविधान बनाने के लिए बेटा 3 साल तक यानी वहां पर संविधान बनाने के लिए जो भी बैठक वगैरह हुई। और संविधान के इन सदस्यों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय हैं, यानी कई तरह के यानी लोग रहते हैं। जैसे आपसे बताया था कि जो हमारा समाज है वो अनेक तबकों में बटा हुआ है, तो उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म एक था और न ही संस्कृति थी। इसको कहते हैं बेटा हमारा देश में कई समुदाय थे, यानी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे देश में भारी उथल पुथल चल रही थी और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और उसी समय संविधान पर भी विचार चल रहा था। तो कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक नियति स्थिति जो थी बेटा उस समय पे बहुत ही भयानक थी और संविधान सभा के सदस्यों के सामने बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश के लिए कल्पनाशील दस्तावेज तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता था। ऐसा उन्होंने तैयार की रूपरेखा और उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, ये पॉइंट गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया।
आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें स्वतंत्र भारत को एक राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। तो अब हमारी हेडिंग आती है बेटा संघवाद, यानी क्या क्या तैयार किया उन्होंने संविधान बनाने के लिए। सबसे पहले बेटा संघवाद, इसका मतलब है कि जो देश है बेटा उसमें ज्यादा सत्तर की सरकारों का होना संघवाद होता है, जिसमें दो या दो से अधिक सरकार होती है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी और पंचायती राज व्यवस्था पर भी, यानी 3 स्तरीय है, और जिसके बारे में हम कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब किताब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वयं अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर यानी कार्य करेगी। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करेगी। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते, उन्हें भी संविधान में अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, यानी जो ये कानून है, ये नियम है बेटा, ये सभी यानी राज्यों के सभी लोगों को मानने पड़ते हैं। तो दूसरी जो हमारी हेडिंग आती है बेटा संसदीय शासन प्रणाली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।